स्वागत है आपका उत्तराखंड के महासंग्राम में और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित रेंजर्स मैदान में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया है। इस रैली के माध्यम से पार्टी ने मिशन 2027 की तैयारी का बिगुल फूंकते हुए कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर जन जागरण अभियान चलाने का आह्वान किया। रैली में कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में किसान, महिला और नौजवान सभी वर्ग निराश और हताश हैं। रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर आरोप लगते हुए कहा कि केंद्र सरकार नीतिगत ढंग से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग में नेताओं ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। यहां रैली में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी और एक बार फिर इस यात्रा के जरिए कांग्रेस ने एकजुट होने की कोशिश की है। संविधान बचाओ रैली का आयोजन कर 2027 का बिगुल फूंक दिया गया। इस रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं सहित प्रदेश भर से आए हजारों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और केंद्र सरकार पर संविधान के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। यह रैली कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा है, जिसमें संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और भाजपा सरकार की नीतियों के विरोध की मांग उठाई जा रही है। रैली में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दोषियों पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी इस रैली में शामिल नहीं हुई। राजधानी देहरादून के अंदर कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ है और हजारों की तादाद में प्रदेश भर से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और आमजन इस रैली में उन्होंने भाग लिया। पूरे देश में विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी ने ये पीड़ा उठाया है कि लगातार केंद्र सरकार और भाजपा जो संविधान की मूल भावना के विरुद्ध काम कर रही है, जो संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ कर रही है, लोगों के अंदर एक अजीब तरह का माहौल पैदा किया गया है। और जैसा राहुल जी कहते हैं, खड़गे साहब कहते हैं कि संविधान ने हर व्यक्ति को बराबर का हक अधिकार दिया है और देश में जो वातावरण निर्मित किया है वो एक ऐसा माहौल है जहाँ पर लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। संविधान के जो प्रावधान है उसका उनकी धज्जियाँ खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। संवैधानिक संस्थाओं को लगातार नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम किया जा रहा है। 70 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ और हम लोगों ने हमेशा संविधान को पोषित करने का काम किया। भाजपा की जो विचारधारा है उसमें संविधान के खिलाफ लगातार काम हो रहा है। सरकार अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष उन्होंने छोड़ा नहीं है। सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का, तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग कर कर विपक्ष के लोगों पर प्रहार कर कर उनका मनोबल कमजोर करने का काम कर रही हैं। इस सब के खिलाफ हम लोग सड़कों पर हैं, जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं। लेकिन आज जो रिस्पांस देखने को मिला है, यहाँ के लोग, उत्तराखंड के लोग बदलाव चाहते हैं। जो सरकार 3 साल से यहाँ काम कर रही है, यहाँ पर लगातार भ्रष्टाचार हुआ है। कुछ जरा बिल्कुल भी हल्ला हो रहा है। नीचे कर लो यार, मेरे दोनों हाथ दीजिए। सर, आज संविधान बचाओ रैली कांग्रेस की सचिन पायलट जी ने बहुत सारे हर कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहा है, किस रूप में देखते हैं? देखिए, आज जो देश के हालात हैं, देश जिस दौर से गुजर रहा है, संविधान खतरे में है। संविधान हमारी आत्मा है और भारतीय जनता पार्टी को संविधान में विश्वास नहीं है। संविधान को लगातार कमजोर करने की साजिश की जा रही है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमज़ोर किया जा रहा है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। और जो आज के मुद्दे हैं, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी है और दलित उत्पीड़न का मामला है और जो हमारे देश के आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ जिससे जातियाँ जुल्म हो रहे हैं, उसे इतर भारतीय जनता पार्टी देश में लोगों का ध्यान बांटने के लिए, जनता का ध्यान बांटने के लिए नए नए प्रयोग करती है। और आज निश्चित रूप से देश जो प्रजातंत्र में विश्वास करता है, जो लोकतंत्र में विश्वास करता है, जो संविधान में विश्वास करता है, जो भी व्यक्ति हो, हमारी बहन, माँ, हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग, तो निश्चित रूप से संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इस मुहिम में कांग्रेस के साथ खड़े होंगे, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक
देश के अंदर जो हर राज्य में आयोजित करने का काम कर और देश के लोगों को इस बात से अवगत कराएं कि वर्तमान समय में जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है, वो सरकार जो है संविधान को कुचलने का काम कर रही है, संविधान के विपरीत आचरण करने का काम कर रही है। इसलिए आज संविधान बचाओ के तौर पर जो है यहाँ भारतीय कांग्रेस अस्थायी राजधानी देहरादून में ये सभा का आयोजन किया गया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर प्रहार करते हुए चारधाम यात्रा में विघ्न डालने का प्रयास बताया है। भट्ट ने कहा कि कांग्रेस हमेशा ही राज्य विरोधी रही है और इसीलिए पावन कार्यों में विघ्न डालने का भी प्रयास कर रही है। महेंद्र भट्ट ने मांग की थी कि चारधाम यात्रा की शुरुआत को देखते हुए कांग्रेस को यह कार्यक्रम स्थगित कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने फिर भी उसी दिन यानी 30 अप्रैल को यह प्रोग्राम किया जिस दिन चारधाम यात्रा का आगाज होना था। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि हमने ये तारीख इसलिए चुनी क्योंकि ये दिन सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा दिन है, इसीलिए हमने संविधान बचाओ यात्रा इस बड़े दिन निकाली है। और आगे धस्माना ने कहा कि बीजेपी को इसलिए परेशानी है कि बीजेपी खुद को हिंदू धर्म का ठेकेदार समझती है लेकिन संविधान को नहीं मानती। कांग्रेस पार्टी की प्रस्तावित संविधान बचाओ यात्रा देश समाज को भरमाना, अराजकता माहौल पैदा करना, जनता के आत्मविश्वास को कमजोर करने की इसी साजिश का हिस्सा है। अभिव्यक्ति की आजादी प्रत्येक पार्टी को भी है, अपनी बात रखने का अवसर देती है, लेकिन बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सब उस समय किया जा रहा है जब देश पहलगाम हमले से दुख और आक्रोशित है, दुखी और आक्रोशित है। वो पीएम मोदी जी के नेतृत्व में दूसरों करारा जवाब देने की तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन कांग्रेस की नकारात्मक रणनीति ने नॉन स्टॉप जारी है। इससे एक बात और जोड़ना चाहता हूं, कांग्रेस ने आंदोलन के वो दिन चुना जिस दिन से चारधाम के कपाट खुल रहे हैं। चारधाम यात्रा को प्रभावित करना कांग्रेस का उद्देश्य हर वर्ष रहा है। चारधाम यात्रा में विघ्न डालो रैली, मैं उनकी रैली को संज्ञा देता हूं। यात्रा से जहां उत्तराखंड के होटल व्यवसायी, परिवहन क्षेत्र से जुड़े व्यवसायियों तक छोटे एवं बड़े उद्यमों को लाभ पहुंचता है, वहीं कांग्रेस हर बार यात्रा काल में यात्रा को प्रभावित करने के कुकृत्य करती रहती है। पिछली यात्रा काल में भी केदारनाथ बचाओ यात्रा का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है और यात्रियों की संख्या बड़ी है। और इस बार भी मैं कह सकता हूं कि इस बार की यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्री उत्तराखंड आएंगे। लोकतंत्र बचाओ रैली मैं इस रूप में कह सकता हूं, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। मित्रों, 30 अप्रैल इसलिए चुनी कि सनातन धर्म सबसे बड़ा दिवस, पूरे देश के और दुनिया के करोड़ों सनातनियों की आस्था उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के प्रति है। गंगा मैया, यमुना मैया, केदारेश्वर भगवान, बद्रीनाथ भगवान, उत्तराखंड के सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देवी देवता, उनका कल यहाँ पर शुभारंभ हुआ, यहाँ पर चारधाम यात्रा का शुभारंभ हुआ। और ऐसे पवित्र दिन कांग्रेस पार्टी ने भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों की आस्था जिस पुस्तक पर है, जिस ग्रंथ के प्रति हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, भारत का उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, पूरा हिंदुस्तान का 140 करोड़ लोग जिस ग्रंथ के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं, भारत का संविधान, उस संविधान की रक्षा का संकल्प हमने कल के पवित्र दिन में लिया। तो ऐसे पवित्र दिन में अगर हम इतना पवित्र काम कर रहे हैं तो भाजपा को क्या परेशानी है? भाजपा को परेशानी यही है क्योंकि वो अपने आप को सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का ठेकेदार समझती है, लेकिन संविधान को नहीं मानती। जिस धर्म के प्रति हिंदुस्तान के 140 करोड़ जिस ग्रंथ के प्रति आस्था है, उस ग्रंथ को ये नहीं मानते और उस ग्रंथ की रक्षा का हमने संकल्प जो है इतने पवित्र दिन लिया। इसलिए पूरी भाजपा बिलबिलाई हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे इनके गर्म तवे पर हमने इनको बैठा दिया हो। बिलबिलाए हुए हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। मेरे ख्याल से महेंद्र भट्ट तो सो भी नहीं रहे रात को कि भाई कैसे, क्योंकि वो बद्रीनाथ में रहते हैं और बद्रीनाथ की सीट हार गए। बद्रीनाथ जी में वो रहते हैं, बद्रीनाथ जी के वो विधायक रहे और बद्रीनाथ जी का जो चुनाव था, उपचुनाव, उसमें वो हार गए, इसलिए उस दिन से परेशान हैं। और पूरा का पूरा सनातन धर्म का ठेका ऐसा लग रहा है टेंडर इनके नाम लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। और ऐसा होता तो इनके मंत्री जो है
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस श्लोक को तो ठीक से बोल लेते, इसका भी उच्चारण ठीक से नहीं कर रहे हैं। संतु बंतु बंतु क्या बोल रहे हैं? तो इसलिए भैया ना, इनको सनातन धर्म के प्रति इनकी आस्था है, न हिंदू धर्म के प्रति इनकी आस्था है। इनकी आस्था केवल वोट पे है, कुर्सी पे। बहरहाल कुछ भी हो, कांग्रेस ने एक बार फिर एकजुट होकर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कोशिशें शुरू कर दी है। कांग्रेस चाहती है कि प्रदेश में बनी हार की छवि में सुधार हो और कांग्रेस मजबूती के साथ आगामी चुनाव लड़े। हालांकि कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी इस बार भी उत्तराखंड नहीं पहुंची और संविधान बचाओ रैली में शिरकत नहीं की, लेकिन फिलहाल कांग्रेस जोश में और एकजुटता के साथ बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तैयार हो रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2027 में इसका क्या असर पड़ता है। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। तरीके से जुटी हुई है। आपको बता दें, केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित रेंजर्स मैदान में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया, जहां पर कांग्रेस के कई दिग्गज चेहरे नजर आए हैं। सचिन पायलट से लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने भी शिरकत की है। तमाम ऐसे कांग्रेस के दिग्गज नेता इस रैली में नजर आए। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। फौरन लौटेंगे, आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मिशन 2027 के लिए कांग्रेस पूरी तैयारी करते हुए नजर आ रही है। राजधानी देहरादून के रेंजर मैदान में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। तमाम दिग्गज नेता इसमें जुटे हुए हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा देती हूँ। सुनीता विद्यार्थी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगी। हीरा सिंह बिष्ट, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, वो जुड़े हुए हैं। साधना शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत एएनबी न्यूज पर। शुरुआत करूंगी मैं हीरा सिंह बिष्ट जी आपके साथ। 2027 में उत्तराखंड में चुनाव है और अभी से कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी करते हुए नजर आ रही है। जिस दिन चार धाम यात्रा की शुरुआत थी, उसी दिन आपका इस संविधान बचाओ रैली क्या संदेश देना चाहती कांग्रेस पार्टी? हीरा सिंह जी, आवाज आ रही है? चलिए, हीरा सिंह जी से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुनीता विद्यार्थी, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी की, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुनीता जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी रैलियां करती हुई नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है पूरी तैयारी 2027 के लिए अभी से ही करना चाह रही है। दिग्गज चेहरे की बात करें तो सचिन पायलट से लेकर करण महरा समेत तमाम दिग्गज चेहरे मंच पर एक साथ नजर आए हैं। बीजेपी इसको कितनी बड़ी चुनौती मानती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की ना तो रैलियां और ना ही कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती है और ना ही कोई चैलेंज किसी प्रकार का हमें दिखाई देता है, क्योंकि जिस प्रकार का ये एक फ्रेम में आने का जो ढोंग जनता के सामने करते हैं, और आपने देखा कि संविधान बचाओ जी। सुनीता जी, आपकी आवाज चली गई है। जी सुनीता जी, बोलिए। जी जी, तो संविधान क्या बचाएंगे। और बिष्ट जी तो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, उनका भी ये लोग मान नहीं रखते हैं, उन्हीं का कहाँ मान लेते। और 30 अप्रैल को जिस प्रकार से इन्होंने रैली का जो यहाँ पे आगाज किया, आप देख रहे हैं कि 30 अप्रैल को हमारे विश्वव्यापी चार धाम यात्रा का शुभारंभ हुआ। और ऐसे मौके पे कांग्रेस पार्टी जो है वो नदारद रही, उल्टा एक ऐसा मैसेज उत्तराखंड की देवभूमि से इन्होंने देने का प्रयास किया जिसमें कि जी
ठीक है, सुनीता जी से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हीरा सिंह बिष्ट जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। हीरा सिंह जी, देखिए लगातार आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी थी और उसी दिन कांग्रेस ने ये तारीख चुनी संविधान बचाओ रैली के लिए। हमेशा से कांग्रेस चारधाम यात्रा में विघ्न डालने की कोशिश करती है, ये भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप आपके ऊपर लगा रही है, क्या जवाब? ये बीजेपी की सोच मैं नहीं समझता है। बीजेपी हर बात को धार्मिक आधार पर क्या लोग रोटी खाना छोड़ देंगे चारधाम यात्रा के? शादी ब्याह छोड़ देंगे क्या? मरना जिन्हें छोड़ देंगे क्या? सगाई छोड़ देंगे क्या? सांस्कृतिक कार्यक्रम छोड़ देंगे? बेकार की बातें कर रहे हो। चारधाम यात्रा मतलब क्या है? चारधाम यात्रा अलग चीज है, पार्टी कार्यक्रम है, हर पार्टी करती है, राजनीतिक पार्टी। उसमें क्या दिक्कत? संविधान बचाओ। उनको पीड़ा ये हो रही कि उनकी आलोचना हो रही, संविधान की धज्जियां उड़ा दी बीजेपी। वो यात्रा उनकी घर की थोड़ी है बीजेपी की, ये जनता की यात्रा भाई जी। सबका सहयोग रहता है, सबकी आस्था है, चार धाम में हमारी भी है जी। लेकिन पार्टियां कार्यक्रम से कर रहे थे, बीजेपी ने उसको कहाँ जोड़ दिया यात्रा से? जी। क्या यात्रा फर्क पड़ रहा है? हमको यात्रा को जाम लगा रहे, धरना प्रदर्शन कर रहे। नहीं, उनका आरोप है कि 30 अप्रैल ही तारीख क्यों चुना? उन्होंने उड़ा रही बीजेपी, उसकी अच्छी कर रही। जो बाबा साहब ने हमको दिया देश को चलाने का, जो धर्म जाति के ऊपर है, वो सुंदर से गुलदस्ते को नष्ट करे, इसलिए कांग्रेस को चिंता हो रही। हमको अपने हितों के लिए नहीं कर रहे, हम संविधान के बचाने की बात कर रहे हैं। बस उसको छिन्न भिन्न मत करो, उसमें लोगों की आस्था जुड़ी है और हमारा पवित्र ग्रंथ है, सब धर्मों का है, किसी एक धर्म का नहीं है। वो कांग्रेस को मैसेज देश को देना चाह रही। उनका कहना है कि 30 अप्रैल ही तारीख क्यों चुना है? आगे भी तो, और जिस तरीके से अभी पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। सर सवाल सुन लीजिए एक बार, सर सवाल सुन लीजिए जी। ये जो धर्म की रोटी खा रहे, धर्म की आड़ में जिनका परिवार चल रहा, ये करोड़ों रुपए टका रहे, इकट्ठा कर रहे, उनको चिंता हो रही इस बात की। जी जी सर, मेरा सवाल पहले सुन लीजिए। राजनीतिक कांग्रेस पार्टी की सरकार जिसकी भी, उसको और काम भी तो करने। चारधाम यात्रा में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, लेकिन होता रहेगा, उसके लिए सब लोग हथियार डाल दें क्या? ठीक है, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। उनका कहना यह है कि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, उसके बाद कांग्रेस को इस तरीके की रैली को स्थगित कर देना चाहिए था। अरे आतंकी हमला हुआ तो कौन है? पार्लियामेंट स्थगित हो गई, राज्यसभा स्थगित हो गई, विधानसभा स्थगित हो गई, सबके शादी ब्याह रोक दिए क्या? कार्यक्रम स्थगित हो गए क्या? बच्चों की बातें कर रही है वो। सबको हमको ही पीड़ा है। पहलगाम में हमने भी आलोचना की, भर्त्सना की, सोनिया जी ने की, राहुल गांधी ने की, हमारे नेताओं ने, सबने, खड़गे जी ने की। वो अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे सारे घर के कार्यक्रम थोड़ी किसी के रुक जाएंगे? पार्टी कार्यक्रम तो रुक जाएगा क्या? देश पर इमरजेंसी लगी हुई तो ठीक है जी। सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए क्या बात कर रही? कांग्रेस का आलोचना कर रही। ठीक है, मैं जवाब ले लूं। संविधान बचाने का एक राजनीतिक प्रस्ताव हमारे पार्टी का हाईकमान ने तय किया, उत्तराखंड में उसका कार्यक्रम हुआ। इससे बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा? हम तो कह रहे संविधान हमारा सुंदर सा गुलदस्ता, उसको छिन्न भिन्न मत करो। बीजेपी उसको कर रही है, एक ने कमियां छांट रही है। ये बाबा साहब का अपमान, पूरे देश का अपमान, सब धर्म जाति का अपमान है। उसी में सब धर्म निरपेक्षता भी उसी में है, हमारा समाजवाद भी उसी में, हमारा लोकतंत्र उस सुंदर से गुलदस्ते में समाहित है। अरे वो तो अपनी जगह है, उसके कंपाउंड उसका कोई मुकाबला नहीं, और उसको कोई जल्दी से खंडित भी नहीं कर सकता। इसलिए उस चीज को चारधाम यात्रा से जोड़ना हमारे पार्टी के कार्यक्रम को, ये नहीं भी समझता क्या मानसिकता बीजेपी की है? हम घरों में बैठ जाए क्या? ये हमारा अधिकार हम छीन ले? हम कौन सा जाम लगा रहे को, प्रदर्शन कर रहे को, धरना वैसा कर रहे हो? हमारा अधिकार है भाई। अगर हम सम्मेलन कर रहे, क्या पता है? इसे चर्चा करने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? आप लोग बताइए, क्यों इसको चर्चा में लाया आप इशू को? क्या चर्चा करना तो बहुत जरूरी है ना सर, कांग्रेस की रणनीति पता तो करनी है ना, चर्चा तो होगी। कांग्रेस की चर्चा तो होगी, कार्यक्रम कर रही, चारधाम यात्रा अपनी है, चारधाम यात्रा से चर्चा में भाग लेने के लिए ही आप लोगों को बुलाया गया, ताकि दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा बताया जा सके ना कि आगे की रणनीति क्या होगी। पढ़े लिखों का प्रदेश है, ठीक है, एजुकेटेड लोग हैं, ये छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं, ये तो बीजेपी जो है इन मुद्दों पर ध्यान नहीं। आम लोगों को इन चीजों से फुर्सत है क्या? ठीक है कि बीजेपी कांग्रेस क्या कर रही, कांग्रेस तो संविधान बचाओ रैली इस वक्त आप निकाल रहे हैं, इससे जरूरी मुद्दा तो पहलगाम आतंकी हमले का भी था ना सर? इससे जरूरी मुद्दा तो पहलगाम आतंकी हमले का भी था ना? करेंगे, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र है, हमको अधिकार है। ठीक है, हम इसलिए अपने अधिकारों को, जनता के हितों को या संविधान बचाने का कार्यक्रम को इसलिए नहीं रोक सकते। चारधाम यात्रा इसलिए नहीं सोचता कि आज जन्माष्टमी में, इसलिए रोक सकते। ठीक है सर, आऊंगी आपके पास में। ठीक है, सुनीता जी जवाब दे दीजिए। जी फातिमा जी, देखिए हमने एक कहावत सुनी है कि जब व्यक्ति 70 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है
तो थोड़ा बहुत जो है वो डिसबैलेंस उनकी लाइफ में हो जाता है। हम कहते हैं नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें कृपया, किसी की उम्र पे व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। ठीक है, ठीक है, अपनी बात को रखिए, अपनी बात को रखिए। फातिमा जी सुन लीजिए, आपको मेरी कहावत समझ नहीं आई। वैसे ही कांग्रेस पार्टी 70 वर्षों की हो चुकी है, ये पार्टी के लिए है। मैं विश्व जी का बहुत सम्मान करती हूँ और ऐसे शब्दों को मैं कांग्रेस पार्टी की तरह कभी व्यक्तिगत नहीं करती हूँ। मेरा कहना है कांग्रेस पार्टी को लेकर कि कांग्रेस पार्टी 70 वर्ष हो गई है। आप देखिए किस संविधान बचाने की ये बात कर रहे हैं जो राहुल गांधी जेब में लेके घूमते हैं। किस संविधान को बचाने की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा देती है, जिसमें मनमोहन गांधी वक्त कानून में जो है वोट के अधिनियम में जो है तब्दीलियां करके असीमित अधिकार दे देते हैं। या फिर नेहरू गांधी ने जिस प्रकार से 49 से लेके 2013 तक इन्होंने संशोधन किए, छिन्न भिन्न किया संविधान को, वापिस उस स्वरूप में ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ले आए। इस बात की तकलीफ है इन्हें। और ये रैली संविधान बचाओ के लिए नहीं है, इनके जो आका दिल्ली में बैठे हैं सोनिया और राहुल गांधी जी, उनको बचाने के लिए है, क्योंकि उनको समन आ गया है। इन्होंने न्यायपालिका को किस प्रकार से प्रभावित किया, इनकी दादी ने, इनके नाना ने। अब ये जो आगे है ये भी उसी परिपाटी पर है। भी बता दीजिए कि कौन सी इमरजेंसी हमने लगाई। पहलगाम का इतना बड़ा आतंकी हमला होता है और इनके दुष्ट, मैं उन लोगों को कहूंगी, इनके नेता उनकी पाकिस्तान की फेवर में बकवास किए जा रहे हैं। और एक तो हद हो गई कि झारखंड के पर्यटन मंत्री जो इंडिया अलायंस में है, उन्होंने बोला सुक्खू सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। मतलब इनका जनरल नॉलेज देखिए कि इनको यही नहीं पता कि सुक्खू सरकार कांग्रेस पार्टी की है, क्योंकि इनसे इतने दुखी हो गए हैं। इंडिया अलायंस भी इतना दुखी है कांग्रेस पार्टी से कि वो गाए बगाए ऐसे बयान दे देता है जिससे इनका लगातार जो है वो वजीफा निकल रहा है। विश्व जी एक लाइन में बताए कौन सा संशोधन से इमरजेंसी लग गई, कौन सा संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। बाबा अम्बेडकर साहब को तो इन्होंने आज तक सम्मान नहीं दिया, दलितों का इन्होंने इस्तेमाल किया। यहाँ पे विशेष जो कम्युनिटी, जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, उसका इन्होंने अपमान किया, उनका हमेशा उपयोग किया। ये बता दें कि पसमानदा समाज के लोगों के लिए इन्होंने क्या किया आज तक। खड़गे की बात करते हैं, खड़गे खास कर पूरी जमीन हड़प गई है तमिलनाडु में। कितने करोड़ों की जमीन उनके पास है, पूछिए वो बस छोड़ की है कहीं है। तो ये माफिया बन के पार्टी में रहते हैं, जनता का हक खा रहे हैं और ऊपर से बोल रहे हैं कि हम संविधान बचा रहे हैं। पहले ये केदारनाथ बचाने चले गए, जब तो केदारनाथ में आपदा आई थी इनके समय में, तब तो ये 5 दिन तक नहीं मिले। पूरा इतिहास इनका खून से लथपथ है, किस तरीके से इन्होंने श्रद्धालुओं की लाशों तक को देखा नहीं। और आज ये बात कर रहे हैं कि केदारनाथ बचाएंगे। ठीक है, आऊंगी आपके पास। साधना शर्मा जी आपके पास आऊंगी मैं। ठीक है, सुनीता जी आऊंगी आपके पास। साधना शर्मा जी आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, जिस तरीके से संविधान बचाओ रैली ना केवल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हो रही है, बल्कि देश व्यापी ये रैलियां निकाली जा रही है कांग्रेस की तरफ से। जगह जगह यहाँ पर कांग्रेस रैली निकाल रही है ताकि जो 2027 में चुनाव है उसको लेकर रणनीति साफ हो सके। आप किस तरीके से देख रही हैं इस रैली को? देखिए, चारधाम यात्रा की जो तृतीया होती है, जहाँ ठीक है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं सवाल करूंगी सुनीता विद्यार्थी जी आपसे। देखिए, लगातार आरोप तो लगाए ही जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से और इसीलिए मुद्दा भी उठाया जा रहा है और इसी नाम पे संविधान बचाओ रैली भी निकाला गया है। उनका कहना है उत्तराखंड में संविधान की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है धामी सरकार की तरफ से। साथ ही वो कह रहे हैं कि प्रदेश में बेरोजगारी भी चरम पर है। कैसे देखती हैं? देखिए, ऐसा है, बेरोजगारी की अगर मैं बात करूँ तो जितना रोजगार धामी सरकार ने दिया, अभी मैं धामी सरकार की आंकड़े बताती हूँ आपको। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी 7 साल से 8 साल से प्रदेश के अंदर है और किस तरीके से लोगों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ रही है, उसके आंकड़े विश्व जी के पास बहुत ज्यादा है। उसमें हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जो संविधान बचाने की फातिमा की बात है, आज तक इन लोगों ने, जो शोषित वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो हमारे गरीब लोग हैं, उनका इन्होंने खाली शोषण किया। इन्होंने एक बात ही नहीं सोचा कि जब हम इस तबके को ऊपर उठाएंगे
तभी हमारा देश जो है वो समृद्ध होगा। लेकिन कुछ माफियों के अंडर काम करना और कुछ माफियों को फायदा पहुंचाना, ये कहाँ की समझदारी है? जिससे भी बता दें, कांग्रेस पार्टी को बचाने की रैली चल रही है। अभी आपने देखा कि एक फ्रेम में कैसे ठूस के भरे ये लोग, लेकिन जैसे ये एक दूसरे के समीप आते हैं, इनकी कोहनियां इतनी जोर से लगती हैं कि ये प्रेम से बाहर हो जाते हैं। और दूसरी बात, विष्ट जी तो खुद कोहनी खा के पता नहीं कौन से किनारे पे रखे गए हैं। हम तो ये दुआ करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे मार्गदर्शकों का हमको भी जो है वो ज्ञान मिले, इनकी नॉलेज का हम भी लोग जो है वो अनुसरण करें। लेकिन बात ये है, प्रदेश हित में ये लोग भूल रहे हैं। प्रदेश हित में जब हम बात करते हैं तो हमें सभी दलों के जो मार्गदर्शक है उनका सुझाव लेना होता है। और मैं विष्ट जी का, मैंने आपको शुरू से कहा कि बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन जब अपनी पार्टी में सम्मान ही नहीं है, जब अपनी पार्टी में कोई लोग पूछ ही नहीं रहे हैं, तो वो क्या बोले? मुझे इस लाइन में विष्ट जी बता दें कि 7 साल में या 2014 से लेके अब तक ऐसा क्या इमरजेंसी भारतीय जनता पार्टी ने लगाई कि आपको संविधान बचाने की बात करनी पड़ रही है? आपको जो है, अभी आपने जाति जनगणना की, सुनीता जी, सचिन पायलट भी पहुंचे थे इस रैली में। मंच से उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है, उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप बीजेपी की सरकार पर लगाया है कि नीतिगत ढंग से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है बीजेपी। बिल्कुल यही ठीक बात इनको अपनी इंदिरा गांधी जी के संशोधनों से सीखनी चाहिए। यही ठीक बात नेहरू जी से पूछनी चाहिए, राजीव गांधी से पूछनी चाहिए। फातिमा जी शाहबानो का केस इन्होंने कैसे सुप्रीम कोर्ट में जाके संशोधन किया संविधान में, क्या हम और आपको मालूम नहीं है? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? वो जनता, वो जमाना चला गया जब जो है जनता की पहुंच दिल्ली तक नहीं होती थी और लोग जो है इतने सोशलाइज नहीं थे। लेकिन आज जो है मैं और आप चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि एक चीज जो है वो गूगल में है, हमारे सोशल मीडिया में है, हम लोग भ्रमित नहीं हो सकते। मुझे एक शब्द में बता दीजिए कि पायलट को तो पहले भी इन्होंने कमान संभाली थी कि जाइए उत्तराखंड को जिताइए, लेकिन पायलट जो है सारी सवारियां जब देखी कि कोई खिड़की से कूद रहा है, कोई पिछले दरवाजे से कूद रहा है, कोई इमरजेंसी डोर से कूद रहा है कांग्रेस रूपी पार्टी से, तो आप बताइए पायलट क्या उड़ा लेंगे अपने प्लेन को? वो तो पीछे आगे उड़ा रहे थे, पीछे से सारे खाली हो गए। विष्ट जी को ये समझना पड़ेगा और बताना पड़ेगा जनता को कि क्या संशोधन ऐसा हो गया जिस वजह से आप बोल रहे हैं कि हम बचा रहे हैं। बचाइए ना। संविधान में आपने आज तक अम्बेडकर जी को जो है वो सम्मान नहीं दिया, दलितों को आज तक सम्मान नहीं दिया, विशेष वर्ग की कम्युनिटी को आपने वोट बैंक की तरह उपयोग किया, उनको आपने सम्मान नहीं दिया, उनका इस्तेमाल किया। आज आप बताइए कि हरीश रावत, नैनीताल में इतना बड़ा रेप केस हो गया और आप बताइए कि वो कह रहे हैं कि किसी संप्रदाय को बीच में नहीं लाना चाहिए, रेपिस्ट तो रेपिस्ट होता है। लेकिन जब कहीं पे हिंदू ऐसी घटना को, ऐसी वारदात को अंजाम देता है, तब तो ये मुंह भर भर के बोलते हैं कि हिंदू रेपिस्ट था। लेकिन आज एक मौलाना ने, इतने बूढ़े व्यक्ति ने, 12 साल की बच्ची क्या होती है, 12 साल की बच्ची को ऐसे रौंद दिया इन्होंने, उसमें इनकी जुबान निकल रही है कि इसमें संप्रदाय को बीच में ना लाओ। क्यों ना लाओ? ठीक है हीरा सिंह बिष्ट जी, मैं आपसे जवाब चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार आरोप लगाए जा रहे कांग्रेस पार्टी पर, चाहे वो रैली के टाइमिंग को लेकर हो, और ये भी बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की जो विपक्ष जो है कांग्रेस, वो लगातार यही चाहता है कि उत्तराखंड में विकास ना हो। हीरा सिंह जी, आवाज आ रही है? शर्मा जी, आपके पास आऊंगी मैं, एक बार दोबारा से हीरा सिंह से जुड़ने की कोशिश करेंगे। साधना जी, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस रणनीतियां लगातार बनाती हुई नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है अभी 2027 को समय है, लेकिन अभी से ही रणनीतियां बना रही है कांग्रेस। अगर बीजेपी की हम बात करें तो इस बार कितने कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है? बीजेपी तो अपने कुकर्मों से ही जी, मेरा सवाल साधना शर्मा जी से था। साधना शर्मा जी से मेरा सवाल था। हीरा सिंह जी, आपके पास आऊंगी मैं। ठीक है हीरा सिंह जी, देखिए लगातार जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर, ये भी कहा जा रहा है कि जो टाइमिंग थी वो तो गलत थी ही। दूसरा ये भी कह रही है बीजेपी कि कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती कि उत्तराखंड का विकास हो। जिस तरीके से चारधाम यात्रा की अगर हम बात कर लें तो आर्थिक, अगर हम देखें तो आर्थिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है वो प्रदेश के लिए। मैडम, उत्तराखंड के विकास की बात चारधाम यात्रा से होगी या कोई
सम्मेलन कॉन्फ्रेंस कर रहा उससे होगी। एक सवाल का जवाब दे देंगे। बड़े उत्तराखंड की इनको चिंता हो रही, इन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया बेच दिया जो हिंदुस्तान का हेडक्वार्टर था, 1000 लोग इसमें नौकरी लगती थी, इसकी 250 बीघा जमीन है। इन्होंने डिफेंस के 4 कारखाने भेजे ऑर्डिनेंस डील वाले, ये है इनका उत्तराखंड को। इन्होंने FRA का सर्वे कर रहे बेचने के लिए, जो देश के गौरव गरिमा है, ये रखा क्या इन्होंने? कह रही है कि बीजेपी कह रही है सर कि लगातार कांग्रेस की जो निगेटिव पॉलिटिक्स है वो जारी है। कितने कारखाने लगे मैं पूछ रहा हूँ, आप पूछे इनसे कितने पॉलिटेक्निक बनाए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, जो बनाए हुए कांग्रेस के बनाए हुए। इन्होंने किया क्या? केवल बात करने के अलावा कुछ है नहीं इनके पास। रोजगार सारे छीन लिए, ये भारत के प्रतिष्ठान बंद कर दिए, बेच दिए। ये तो आर्थिक अडानी अंबानी के इशारे पर काम कर रहे हैं। और जमीन में कल बिल्डिंग बनाएंगे, भवन बनाएंगे। तो कहने को क्या है इन पे, ये बताए ना किया क्या? मैं कह रहा हूँ एक अस्पताल बता दे, एक पॉलिटेक्निक ही बता दे, एक इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, मैं जवाब ले लूंगी पहले, लेकिन टाइमिंग पे तो सवाल उठेंगे ना हीरा जी। देखिए टाइमिंग पे तो सवाल उठेंगे ना। खंड का पैसा इकट्ठा किया दिल्ली के 12 बजे। जनता से कोई मतलब नहीं, कर्मचारी से मतलब नहीं, महिलाओं से मतलब नहीं, दलितों से मतलब नहीं है यार। खनन 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 सारा उत्तराखंड लूट के मारे, सारी नदियां खोद के मारे, इसके अलावा क्या हो रहा है? और तो उनके विधायक कह रहे, अब उनके विधायक कह रहे कि मुख्यमंत्री ने सारी नदियां खुदवा दिया अवैध करेंगे। तो बचा क्या? हमें वो एक उपलब्धि बताते ना कि राज्य के नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए ये किया। मैं तो खुद उदाहरण कह रहा हूँ, जो सर्वे ऑफ इंडिया भेज दिया, इतना बड़ा हेडक्वार्टर हिंदुस्तान का, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 4 कारखाने, डिफेंस के कारखाने भेज दिए। तो मैं तो प्रमाण है, मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ क्या? ठीक है, दिया क्या तुमने? जवाब ले लेती हूँ मैं सुनीता जी। हमारे उत्तराखंड को। ठीक है सुनीता जी, जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं पूरे प्रदेश में खनन पूरे चरम पर है और उत्तराखंड की सरकार कुछ नहीं कर रही है। देखिए ऐसा है, उत्तराखंड की सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, एक बार जरा DITR में झांक ले विश्व जी और हम दुरुस्त हो जाएं सभी आंकड़ों से। जो हम लोग, इन्होंने एक कॉलेज खोला था, वहाँ 100 कॉलेज खुल गए हैं। जहाँ इन्होंने 6 एम्स खोले थे, वहाँ आज देखिए एम्स की हर राज्य में कितने 2-2 एम्स बन रहे हैं और बन चुके हैं। ये फायदा लेने आज 5-5 लाख का जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसका लाभ लेने तो एम्स पहुंच जाते हैं, तब इनको नहीं दिखाई देता कि भाजपा का विकास है। लेकिन जब इनके जमाने में लोगों के गहने बिक जाते थे, जमीनें बिक जाती थी, गिरवी रहती थी स्टेटों पे, तब ये खुश रहते थे क्योंकि यही स्टेट थे, इन्हीं के पास गिरवी रहती थी। अब इनसे वो वाला भी जो है वो बिजनेस छिन गया है। अब इनको उत्तराखंड की आर्थिकी क्यों दिखेगी 4 धाम से? इनकी दुकानें तो नहीं लग रही वहाँ, इनका तो खनन व्यापार हरिद्वार में चल रहा, इनके तो बिजनेस बड़े बड़े हॉस्पिटल और बड़े बड़े कॉलेज और बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तराखंड के मेन शहरों में चल रहे हैं। इनको क्यों देखेंगे वो मेरे छोटे छोटे रेहड़ी पटरी वाले लोग, और क्यों दिखेंगी वो छोटी छोटी उद्योग चलाने वाली महिलाएं, क्यों दिखेंगी वो प्रसाद बांटने वाली महिलाएं जो आज घर का खर्चा उठा रही है। आज सेल्फ हेल्प ग्रुप के वजह से कितनी आर्थिकी हमारी मजबूत हो रही है। वो विश्व जी को उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि विश्व जी के घर के लोग नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मेरी बहनें जो गरीब थी, जो यतीम है, जो जरूरतमंद है, जो शोषित थी, जिनके पास आर्थिकी की कोई साधन नहीं थे, आज मोदी सरकार ने उनको वो प्लेटफॉर्म दिया। आज वो अपना बिजनेस से इंटरनेशनल लेवल पे अपनी छवि बना रही है। तो इनको तो दुख होगा ही क्योंकि इन्होंने मंडुए और फूड ब्लॉगर सिर्फ देहरादून में बन के रहना है, करना है, लेकिन पहाड़ों में जाके इन्होंने नहीं पूछना है कि वहाँ पे लोग कैसे खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। आज उत्तराखंड की जो आर्थिकी है, 4 धाम से हमारे उत्तराखंड में कितना आर्थिक रूप से मजबूत होता है, मेरे गरीब भाई बहनों को कितना रोजगार मिलता है, उससे बीजेपी को क्या फर्क पड़ता है, क्या कांग्रेस पार्टी को फर्क पड़ता है? इनको तो फर्क ये डालना है कि 30 अप्रैल को जब हमारे विश्वव्यापी 4 धाम की यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, उस दिन ये यहाँ की देवभूमि से ये मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पे जो है हम चुनावी रणनीति की जो है वो घोषणा कर रहे हैं। कौन सी चुनावी रणनीति? वो जिसमें आप हारने वाले हैं। आपका दोहरा चरित्र 70 वर्षों तक जनता ने झेला है और देखा है कि आपने और हमने क्या फर्क है। आपने बोला, हमने किया, आपने सोचा, हमने धरातल पर उतारा। और ये जो आंकड़ों की बात कर रहे हैं ना विश्व जी, अपडेट होता है, नहीं तो मैं पीछे भेज देती हूँ इनके घर पे और व्हाट्सएप पे कि कितना काम भाजपा ने किया है। तो यहाँ पे विकास के मामले में तो ये बहस ही ना करे। हाँ, इनको ये बहस करनी चाहिए कि संविधान बचाने निकले हो, कौन सा आर्टिकल, कौन से में क्या चेंजेस हुए, इनको तकलीफ है, जिससे इनको लग रहा है कि प्रदेश की जनता जो है वो आहत हो रही है। इनको पॉइंट टू पॉइंट बताना चाहिए, खाली एक स्लोगन देने से कि हमारा संविधान बचाओ, बचाओ नहीं है। सोनिया
सोनिया बचाओ और राहुल बचाओ अभियान है। इनको मालूम है कि पूरे अमेठी में पहलगाम का वहाँ इतना बड़ा हमला हो रखा है, पूरा देश आक्रोशित है। ऐसे टाइम पे जब सुनीता जी देखिए, विकास को लेके बात जब हो रही है, सुनीता जी देखिए, विकास को लेके जब बात हो रही है तो क्यों ना आप हमारे दर्शकों को आने वाला प्लान भी बता दीजिए कि उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, स्मार्ट सिटी के रूप में उसको पूरे तरीके से कब डेवलप किया जाएगा? देखिए, स्मार्ट सिटी टू स्मार्ट विलेज जो हमारा एजेंडा है फातिमा जी, हम लोग चाहते हैं कि हमारा रूरल का जो एरिया है, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, वो पहले समृद्ध हो, उसकी आय प्रति व्यक्ति जो है वो बढ़े, वो हर हाथ में स्वरोजगार हो, हर हाथ में रोजगार हो, और सरकारी नौकरियां भी आप देखिए कि हमने जो वायदा चुनाव के टाइम पे भी किया था, उससे आज आप देखने के आंकड़े हमने बढ़कर दिए हैं। लगातार हर 30 दिन नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी बांट रहे हैं, तो वो ऐसे ही नहीं बांट रहे हैं कि इनकी तरह दिखा दिया कुछ और जब धरातल पे गए तो कुछ भी नहीं। तो ये वाली जो जनता है, अब जो समझदार, जो समझ बोलने से पहले सोचती है, वो ये सोचती है कि अरे भाई इतने बुजुर्ग हैं, इतने पार्टी के दिग्गज हैं, लीडरशिप रही है कांग्रेस पार्टी की, क्या भ्रमित हो गई है, क्यों झूठे आप आंकड़े पेश कर रहे हैं? थोड़ा सा आप ये बताइए कि संविधान बचाने निकले हैं तो कौन से आर्टिकल में क्या चाह रही हैं आप? लेकिन आर्टिकल पता ही नहीं, कोरे पन्नों की कॉपी लेके इतना बड़ा ग्रंथ है मैडम, पीएमओ में जाके देखिए, नेहरू गांधी ने ओरिजिनल संविधान की जो हमारी ग्रंथ है उसको बाहर नहीं आने दिया, क्योंकि उसमें हमारे धर्म, हमारी संस्कृति से रिलेटेड सारी चिन्ह अंकित थे। इन्होंने सब वाइप आउट करके, अब तो आप देखिए कि राहुल गांधी का तो केस होना चाहिए, कोई पन्नों का संविधान लेके जो इन्होंने चेंज किया, हमने अंदर रखना ही कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे हिसाब से न्यायपालिका चले, हमारे हिसाब से जज हमको जो है वो वर्डिक्ट में हमारा फैसला सुनाए, हमारी पॉकेट में न्यायपालिका रहे। ये इनका एजेंडा पहले भी था, इंदिरा गांधी के समय से, नेहरू के समय से आज तक जो है इन लोगों ने हमेशा प्रभावित करने की कोशिश की है। आप बताइए, जब इनके आतंकवादियों के केसेस होते हैं तो ये रातों रात जो है वहाँ बैठ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने, इनके वकील वहाँ पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, आऊंगी आपके पास में। साधना शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। साधना जी देखिए, इसमें इस रैली में आह्वान किया गया है कि घर घर जाकर और जन जागरण अभियान शुरू किया जाएगा, घर घर जाकर लोगों को ये मैसेज कांग्रेस पहुंचाएगी कि किस तरीके से आने वाला प्लान है, आने वाली रणनीति है, और बीजेपी सरकार की जो भी विफलताएं हैं वो भी बताएगी घर घर जाके कांग्रेस पार्टी। तो आने वाले चुनाव में इसको लेकर बीजेपी की कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है? और क्योंकि अभी से शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है? देखिए, अभी कांग्रेस को मेहनत की जरूरत है। अगर उन्होंने स्टार्ट किया है अभी से 27 के लिए, तो बहुत जरूरी है कि ये एंड तक उसमें कायम रहे। ये नहीं है कि अभी अक्षय तृतीया पे संविधान बचाओ रैली या लोकतंत्र बचाओ रैली करके छोड़ दी जाए। एंड तक करना है, 27 तक, तब तक जनता याद रखेगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं है इस रैली का भी। क्योंकि जब पिछली बार भी इलेक्शन हुआ था तो ये लोग कहीं दिखाई नहीं दिए थे, नगर निगम के इलेक्शन में कहीं दिखाई नहीं दिए, कहीं ना कोई इनका बूथ था, ना कोई इनकी झंडे थे, ना कोई बैनर थे। तो अगर आगे इनको लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, पहले तो अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि इनके अंदर इतने मनमुटाव हैं, ये लोग एक नहीं होते। ये खुद कुछ कहते हैं और अध्यक्ष जी कुछ कहते हैं, अलग अलग बड़े नेता कुछ और कहते हैं। जब तक ये लोग एकजुट होकर सामने नहीं आएंगे तब तक कांग्रेस को मजबूत नहीं बताया जाएगा। जब तक नहीं, क्योंकि देखिए साधना जी, हमने ये भी तो देखा था ना कि जिस तरीके से राहुल गांधी हो गए, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, दोनों ने साफ तौर पर अपने नेताओं को ये नसीहत दी थी कि पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी नहीं करना है। अगर ये नसीहत ना दी जाती तो शायद आने वाले दिनों में कांग्रेस के नेता अलग अलग तरीके से बयानबाजी करते, जिससे साफ तौर पर यह कयास लगाया जा सकता था कि पार्टी के अंदर खेमे में गुटबाजी नजर आ सकती है। तो आने वाले दिनों में कांग्रेस को और क्या सीख लेनी होगी, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो आपने शुरू कर दी है, रैली के जरिए आप मैसेज दे रहे हैं जनता को, लेकिन अपने नेताओं को और ज्यादा नसीहत देने की यहां पर जरूरत है, क्योंकि बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। उसके बाद कांग्रेस पहले बयान कर दे देती है, उसके बाद खुद ही की पार्टी में घिर जाती है। तो वो यही तो मैं कह रही हूँ कि एकजुटता का संदेश देना है इनको, एकजुट होकर काम करना है।
2027 तक इनको इन बातों पर अमल रहना है जो राहुल गांधी और सोनिया जी ने, खड़गे जी ने शुरू किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उस बात को एंड तक कायम रहना। ये नहीं कि आज एक दिन आप 30 तारीख को सब लोग एकजुट हो गए और 27 आते आते फिर बिखर गए कि मुझे टिकट नहीं, उसको टिकट नहीं, और टिकट की खींचा खाती में सब गुट अलग अलग हो जाएंगे। तो ये उस बात को भी तो देखना है। अभी एक दिन एक होने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से अगर इनको मुकाबला करना है तो उसके लिए बहुत मजबूत होने की आवश्यकता है। एकजुटता, अगर जिसको टिकट मिलेगा उसी के साथ सारे लगेंगे और ईमानदारी से लगेंगे, कर्मठता से लगेंगे, तभी ये जीत पाएंगे। नहीं तो इनका अभी कोई नामो निशान कहीं पे भी नहीं है। अभी इनको बहुत मेहनत की आवश्यकता है और एकजुटता की आवश्यकता है। अपनी रणनीति को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के ही जो बुरे काम है, जो अच्छे काम है, उनको बताना चाहते हैं जनता को, तो ये अपनी रणनीति को एंड तक बताएंगे 2027 तक। ये ना हो टिकट की खींचातानी में सब अलग अलग हो जाए और मैं क्यों करूंगा उसके लिए, मैं क्यों करूंगा उसके लिए। ये नहीं होना चाहिए। जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ सारे जीतेंगे, तब तो ये लोग जीत पाएंगे या बराबर की चक्कर पे आ पाएंगे। नहीं, अभी तो कोई नामो निशान है नहीं, क्योंकि सारे एकजुट हो भी नहीं पाते। सब लड़ते रहते हैं कि वो खड़गे जी के साथ नहीं है, वो ये शैलजा के साथ नहीं है, और ये अध्यक्ष जी जो है महाराज जी, ये उनके साथ नहीं है, ये प्रीतम जी सिंह के साथ नहीं है। तो ये आपस की इनकी जो लड़ाई है, गुटबाजी है, उसको एकजुट होके जैसे ये 30 तारीख को जुटे, एंड तक जुटना पड़ेगा जब तक 2027 का चुनाव डिक्लेयर नहीं हो जाता। चुनाव में टिकट होगा और टिकट के साथ जब एक जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ ये लोग जुटेंगे, हर कार्यकर्ता कर्मठता से काम करेगा, तभी ये भारतीय जनता पार्टी का बराबरी कर सकते हैं। लेकिन अभी तो बहुत दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। ठीक है, हीरा सिंह बिष्ट जी आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, जिस तरीके से साधना जी का कहना है कि एकजुटता दिखाने की जरूरत एंड तक है, ना सिर्फ 30 अप्रैल को आपने संविधान बचाओ रैली के माध्यम से एकजुटता दिखा दी कि हम सभी नेता एकजुट हैं, शक्ति प्रदर्शन दिखाया आपने, लेकिन 2027 में जब इलेक्शन है उस टाइम तक, यानी कि लास्ट मोमेंट तक ये एकजुटता दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जो नसीहत दी है पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी ना करने की, उस नसीहत को आप कैसे लेते हैं? मैं चलो हो गया तुम्हारा काम। हीरा सिंह जी आवाज आ रही है? हीरा सिंह जी आवाज आ रही है आपके पास? ठीक है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुनीता जी, आप बताइए कि किस तरीके से ये कांग्रेस की एकजुटता को आप देख रही हैं? आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है 2027 इलेक्शन को लेकर? देखिए फातिमा जी, अभी जिस प्रकार का पूरे देश में माहौल है और प्रदेश में भी हमने बहुत ही पहलगाम की घटना के बाद जो है बहुत सारे कार्यक्रम जो है वो सूक्ष्म रूप से और अनिवार्य रूप से हमने करे हैं। और इस वक्त हमारा पूरा फोकस है कि किस प्रकार से हम सबसे पहले तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें। दूसरी बात, अभी माहौल ही नहीं है चुनाव का और चुनावी रणनीतियों का। अगर कांग्रेस पार्टी ऐसी हिमाकत कर रही है तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही जो है वो इमैच्योरिटी का कार्य है, क्योंकि जिस वक्त आपको एक होकर देश के लिए आवाज आपको उठानी चाहिए थी, मोदी जी की आवाज को और मजबूत करना चाहिए था, उस वक्त आप जो है पता नहीं इनके सलाहकार कौन है और खासकर राहुल गांधी के सलाहकार कौन है। मैं तो यही सलाह दूंगी कि अगर जो भी सलाहकार हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, जैसे भी हैं, थोड़ा सा उनमें चेंजेस कीजिए ताकि आप जो है पॉलिटिकल विंग को सही तरीके से अप्रोच कर पाए। आप अमेठी में जिस तरीके से हथखेलियां कर रहे हैं और पायलट को लेके चुनावी रणनीति में जिस तरीके से कूद रहे हैं, ये बयानबाजी जिस प्रकार से इन्होंने देवभूमि में की है, जनता प्रदेश की बहुत ज्यादा आक्रोशित है और नाराज है इनसे। देखिए, विपक्ष के रूप में हमें भी कांग्रेस पसंद है, ऐसा नहीं है कि हमें कांग्रेस से जो है वो हमारे कोई मनभेद है, लेकिन यहाँ पे जो है सही समय पे ही सही कार्य होना चाहिए, मुझे ये लगता है। और कांग्रेस पार्टी को मजबूती से विपक्ष में रहना चाहिए, क्योंकि एक लंबा अंतराल कांग्रेस पार्टी का देश में रहा है और इन्होंने भी अच्छे कार्य कुछ किए हैं।
तो उसी की अगर लाज रखते हुए ये कुछ अच्छे कार्य करें तो मुझे लगता है ये विपक्ष में रहेंगे। नहीं तो प्रदेश के अंदर तो मुझे दूर दूर तक ये दिखाई नहीं देते। और हम क्षेत्रीय जो हमारे यहाँ पे संगठन खड़े हो रहे हैं उनका भी मैं समझती हूँ कि उनको भी मौका जनता को देना चाहिए विपक्ष के तौर पर, क्योंकि वो समझे कि यहाँ की जरूरत क्या है। जब हमें प्रदेश हित में जाना होता है तब हमें ये नहीं देखना होता कि हम कांग्रेस से हैं, हम भाजपा से हैं। अरे कोई अच्छी चीज है तो मैं बिष्ट जी से सलाह क्यों ना लूं? अरे उससे मेरे प्रदेश का भला हो रहा है, मेरे लोगों का भला हो रहा है, तो मैं भाई चरण छू के बिष्ट जी को बोलूंगी भाई साहब आपको ये काम करना पड़ेगा, हक से कहूंगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से बोलेंगे कि ऊपर ऊपर की बातें करेंगे, एक्चुअली बिष्ट जैसे जो सम्मानित व्यक्ति हैं वो भी पार्टी की कार्यकलापों से खिन्न है और इनके अब सुझावों को नहीं लिया जाता है तो इनको बड़ी फॉर्मेलिटी के लिए करनी पड़ती हैं बातें। लेकिन जो टाइम देखिए कांग्रेस से भी हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब जो है वो जब से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास कमान आई है तब से पूरी पिक्चर जो है वो चेंज हो गई है। इन लोगों को लगता ही नहीं है कि हमारे देश के प्रति हमारे कर्तव्य है, हमारी ड्यूटीज है। एक एक बच्चे की ड्यूटी है धरती माता का कर्ज उतारने की। एक एक व्यक्ति का अधिकार बनता है कि वो अपने देश के प्रति लॉयल्टी दिखाए। तो आप ऐसे नाजुक घड़ियों में अगर चुनावी रणनीतियां बना रहे हैं तो बहुत ही बेवकूफाना इनकी हरकत है। और राहुल गांधी ने तो बोला कि बड़े से बड़े जो लीडर हैं वो बूथ तक जिताने की हिम्मत नहीं है उनमें। तो ये चीजें इनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि आप लोगों को किस तरीके से लीडरशिप जो है वो शीर्ष नेतृत्व आपका देख रहा है। और पिछली बार तो खड़गे जी ने हद ही कर दी थी फातिमा जी, उन्होंने तो कैसे ऐसे अपने नेताओं को कुत्तों की संज्ञा दे दी थी। मैं ये शब्द बोलना नहीं चाहती लेकिन वो बहुत सीनियर है और इनके जब राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो जब उनको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इनके लिए करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं तो कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा झोल है। एक तो करण महाराज से इनका संगठन पूरा खिन हो रखा है, इनको बदलना चाहिए क्योंकि उनका एक भी कार्य जो है इनके संगठन के प्रति इनकी लॉयल्टी नहीं दिखाता है। यही सबसे बड़ा कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का रहा जिसमें कांग्रेस के 40 वर्ष देने वाले लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और ऐसे छोड़ा कि तमगे लगा लगा के छोड़ा। अब आप बताइए कि जिन लोगों ने सारी जिंदगी कांग्रेस पार्टी को दे दी इस उम्र में आके उनको उनकी नफरत और उनका शिकार बनना पड़ रहा है और एक दुर्भावना के साथ में वो पार्टी छोड़ रहे हैं। तो आप देखिए कि वो फिर कितने लाभकारी हो सकते हैं। ठीक है, ये चीजें बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या हुआ। ठीक है, वक्त कम है सुनीता जी, वक्त कम है। मैं हीरा सिंह बिष्ट जी दोबारा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे सवाल लूंगी। हीरा सिंह जी देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जो नसीहत दी है अपने नेताओं को कि पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी नहीं करना है, उस नसीहत को आप कैसे लेते हैं? नहीं, ये तो पार्टी में अनुशासन तो रहना चाहिए। इन्होंने अच्छी बात की है, पार्टी की सीमाएं होती हैं उसके हिसाब से करना चाहिए और जो भी बात करनी पार्टी फोरम पे करनी चाहिए, नेताओं से बात करनी चाहिए क्योंकि इस समय बड़ा क्राइसिस है, देश बड़े संकट में है। और मैं ये इतने हमारे भाई मैं तो कहना नहीं चाह रहा, जरा इनसे 2-4 सवाल ये पूछ लीजिए कि आपने कोल इंडिया 6 की 6 क्यों बेच दी, आपने डिफेंस के कारखाने क्यों बेच दिए, आपने एयरपोर्ट क्यों बेच दिए, आपने क्यों बेच दिए, आपने रखा क्या इस देश में, दिया क्या ये बताइए ना। कितने इंडस्ट्री कितने कॉर्पोरेशन दिए, देने में कुछ नहीं, लुटा दिया जो कांग्रेस का दिया हुआ था। जो कांग्रेस ने देश को अपने पैरों पर खड़ा किया, चाहे आणविक शक्ति के रूप में हो, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के रूप में हो, चाहे इंडस्ट्रियल एक्शन देश का किया हो, सारी इंडस्ट्री तो बेच दिया आपने। किसान को कुछ नहीं मिला, 700 किसान दिल्ली में जंतर मंतर मर गए भूख के मारे कि उनको MSP चाहिए, वो नहीं दिया। घोषणा करने के बाद आंगनबाड़ी महिला को बेरोजगार हो क्या मिला, कहाँ है रोजगार, इतने लोगों ने साथ दी दिल्ली में। तो उनकी बात ही कांग्रेस के पक्ष में अपना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कंस्ट्रक्टिव विरोध करती है। कांग्रेस जबरदस्ती विरोध नहीं करती, तो रोज जाम होते, रेलवे बंद होती, ट्रांसपोर्ट, वो नहीं हम करना चाहते। हम तो विचारों का डेमोक्रेटिक तरीके से, शुद्ध तरीके से, हमको देश की पीड़ा पता है और जो कांग्रेस ने किया तो तुम बना नहीं सकते, बेचो मत ना। मैंने तो उदाहरण दिया ना कि जो इंटरनेशनल हमारे स्पोर्ट स्टेडियम भेज दिए, रेलवे हेड भेज दिए आपने, बंदरगाह भेज दी आपने, कोल इंडिया के 6 बड़ी खाने 6 लाख लोग काम करते वो भेज दी। अब आपने दिया क्या मैं बता दूं ना। उत्तराखंड में सर्वे फंडे भेज दिया। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल के लिए उत्तराखंड के महासंग्राम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।